जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 पहला लेक्चर था और पार्ट 2 सेकंड लेक्चर था। और पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे संसाधन विकास का जो चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, उससे संबंधित फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और उसमें हम लोग पढ़े हैं संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन की विशेषता को पढ़े थे। और संसाधन के 4 अलग अलग आधार पे हम लोग प्रकार को बांटे थे और वो 4 आधार में से 2 आधार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से जो पहला आधार था वो हमारा उत्पत्ति का आधार था और दूसरा आधार जो था वो उपयोगिता का आधार था। और वो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे। और जो सेकेंड लेक्चर हमारा आया था उसमें हम लोग स्वामित्व के आधार पे 4 संसाधन और जो विकास के आधार पे 4 संसाधन था उसको कंप्लीट किए थे। तो हमारा 2 लेक्चर वहां पे कंप्लीट हुआ था और हम लोग ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट किए हैं और ये तीसरा लेक्चर आपके लिए आया है। और इस तीसरे लेक्चर में होने वाला है संसाधन का नियोजन और संसाधन का संरक्षण। संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ेंगे और संसाधन का जो भी संरक्षण है उससे संबंधित जो भारत में प्रयास किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सम्मेलन वगैरह हुआ है, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है हमारा कि 2 लेक्चर जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो आपको पसंद आया होगा और उसी प्रकार से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और जो लेक्चर या सेशन आने वाला है वो आते रहेगा। और आप लोग बस क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए हम लोग लेके आने वाले हैं। अलग अलग चीज लेके आएंगे। अभी हम लोग ज्योग्राफी चल रहे हैं, कुछ ही समय बाद हम लोग हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर संसाधन विकास का, उसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के उपयोग से संबंधित जो भी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा संसाधन का टॉपिक। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधन का उपयोग, यानी कि सीधा सा बात है कि संसाधन के परिभाषा और संसाधन के प्रकार के बारे में तो हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि संसाधन का जो उपयोग है हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो संसाधन का देखिए उपयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बातचीत मान लिया हमारे पास कोई संसाधन रहेगा तो उस संसाधन का उपयोग या तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या जितना आवश्यक हो उतना कर सकते हैं। 2 ही तरह से हो सकता है, या तो हम बहुत ज्यादा उपयोग कर ले उसका तो उसको हम लोग अत्यधिक उपयोग बोल सकते हैं, और जब हम लोग उसका आवश्यकता अनुसार जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे लिए उपयोगी है, जितना हमको चाहिए, अगर उतना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आवश्यकता अनुसार होगा। तो उसी प्रकार पे हम क्या करते हैं कि संसाधन के उपयोग को 2 अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, विवेकपूर्ण। हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन का उपयोग 2 प्रकार से हो सकता है, या तो हो सकता है विवेकपूर्ण, या तो क्या हो सकता है, अंधाधुन। अंधाधुन का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक, और विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है, आवश्यकता अनुसार। या तो संसाधन का उपयोग हम विवेकपूर्ण कर सकते हैं यानी कि आवश्यकता अनुसार, या तो संसाधन का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, अंधाधुन यानी कि अत्यधिक। तो अगर ये 2 अलग अलग प्रकार का यूज होगा संसाधन का तो उसका 2 अलग अलग प्रभाव भी पड़ेगा। जैसा कि पहला हम बोले कि विवेकपूर्ण अगर उपयोग होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बाइस मानते हैं विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं या जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करते हैं तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि हमारा पर्यावरण भी सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा और हम लोग अच्छे से विकास भी कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर अंधाधुन उपयोग करते हैं संसाधन का, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर संसाधन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उसका विदोहन करते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा हमारे पर्यावरण पे, हमारे विकास पे, यानी कि पूरे मानव समाज और पूरे पृथ्वी पर उसका गलत प्रभाव पड़ने वाला है अगर उसका अंधाधुन उपयोग करेंगे तो उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे बिंदु लिखा गया है। पहला बिंदु क्या है, संसाधन का विवेकपूर्ण या आवश्यकता अनुसार उपयोग हमारे लिए क्या है, कई मायनों में लाभकारी होता है। ये हमारे लिए लाभ पहुंचाने का कार्य करता है अगर संसाधन का उपयोग कैसा हो, संसाधन का उपयोग जो है वो कैसा हो, विवेकपूर्ण, तो हमारे लिए वो क्या होता है, लाभकारी होता है। और लाभकारी किस रूप में होता है, पहला ए नंबर देखिए आर्थिक विकास होता है, यानी कि अगर हम लोग संसाधन आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे तो हमारे लिए आर्थिक विकास का काम करेगा, हमारा विकास होगा और देश का विकास होगा और पूरा पृथ्वी का अलग अलग देश विकास कर सकता है अगर क्या हो, संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण हो तब। लेकिन अगर संसाधन का हम लोग अंधाधुन उपयोग करते हैं, अंधाधुन बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, तो हम पहले बोल चुके संसाधन सीमित मात्रा में होता है और बहुत ज्यादा अगर उसका इस्तेमाल होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो खत्म होगा, वो खत्म तो होगा ही और विभिन्न प्रकार का समस्या भी जन्म लेगा। तो दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि संसाधन का अंधाधुन उपयोग या विदोहन, अंधाधुन अगर उपयोग हुआ होगा या अत्यधिक उपयोग होगा या उसका विदोहन होगा तो विभिन्न समस्याओं का क्या होगा, जन्म होगा, विभिन्न प्रकार का समस्या का क्या होगा, जन्म होगा। और वो क्या क्या समस्या होने वाला है वो हम लोग अब समझते हैं आगे के स्लाइड। तो देखिए हम लोग अगर संसाधन का अंधाधुन उपयोग या विदोहन विभिन्न अगर करते हैं तो विभिन्न समस्याओं का जन्म देता है वो, या विभिन्न समस्या उत्पन्न होता है। हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा समस्या है जो संसाधन के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होता है। अगर हम अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे, आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए लाभकारी होता है, हमारा विकास होता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर हम उसका विदोहन करेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे
वो एक तो खत्म होगा और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार का पर्यावरण और उससे संबंधित समस्या का जन्म होगा। अब कौन कौन सा समस्या का जन्म होता है वो चलिए समझते हैं। देखिए पहला यहाँ पे लिखा गया प्रदूषण जनित समस्या। अगर बाय चांस मान लो कोयला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, कोयला भी क्या है संसाधन है, पेट्रोलियम भी क्या है संसाधन है, तो अगर संसाधन का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होगा तो उससे धुआं निकलेगा, विभिन्न प्रकार का गैस रिलीज होगा, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो प्रदूषण से संबंधित विभिन्न प्रकार का समस्या का जन्म हो सकता है अगर उसका क्या हो, विदोहन हो, किसका, संसाधन का। संसाधन का उपयोग अगर ज्यादा होता है तो इसी को विदोहन कहते हैं। तो अगर विदोहन होगा, अंधाधुंध उपयोग होगा, तो एक तो पहला समस्या क्या उत्पन्न होगा, प्रदूषण जनित समस्या आ जाएगा, पूरे समाज में, पूरे पर्यावरण में आ जाएगा। दूसरा है पर्यावरण का विनाश होगा। हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पूरा तरीका से नष्ट हो जाएगा। हमारा वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा वातावरण पूरा तरीका से संतुलित रहना चाहिए, समझना गया ना। ये सब होता है हमारे पर्यावरण का लक्षण। लेकिन अगर हमारा वातावरण में असंतुलन आ जाए, हमारा पर्यावरण क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो इससे हम बोलते हैं कि पर्यावरण का क्या हो गया, विनाश हो गया। दूसरा तीसरा क्या है, जैव विविधता में कमी। जैव विविधता का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता, अलग अलग प्रकार के वैरायटी में जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण का विनाश होगा, तो वो जीव जंतु भी मरेंगे। जिससे क्या होगा, अगर 100 प्रकार का जीव जंतु पहले से था पृथ्वी पे, वो 99 हो सकता है, 98 हो सकता है। तो जैव जीवों का जो विविधता है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता में कमी, यानी कि जीव जंतुओं में कमी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओजोन क्षय। ओजोन क्षय मतलब सीधा सा बात है कि हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में एक लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। और वो लेयर क्या कहता है, वो एक मतलब गैसों का एक लेयर होता है, ठीक है। उसमें O3 नाम यानी कि ऑक्सीजन का 3 अणु रहता है। तो याद रखिएगा कि वो जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि सूर्य से आने वाला जो परावैंगनी किरण होता है, जो हानिकारक किरण होता है, जो हानिकारक किरण होता है जो सूर्य से आता है, उसको रोकने का कार्य करता है। अगर वो लेयर, ओजोन लेयर ना रहे तो क्या होगा, वो किरण धरती तक पहुंचेगा, मनुष्य के शरीर से टच होगा वो किरण, तो क्या होगा, मनुष्य को त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार का कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकता है। तो वो ओजोन लेयर क्या करता है, उन सभी किरणों को परावर्तित ऊपर से ही कर देता है, धरती तक पहुंचने नहीं देता है। तो अगर हम ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो ओजोन लेयर है वो कमजोर होगा, और वो अगर कमजोर होगा तो उसमें छिद्र हो सकता है, और उससे क्या होगा, तो सूर्य का जो परावैंगनी किरण है वो धरती पे आ सकता है। तो ये भी एक समस्या वाला बात है। ओजोन का अगर क्षय होगा, तो ओजोन का अगर क्षय होता है, उसका अगर नुकसान होता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, समस्या है। और ये कब होता है, जब संसाधन का विदोहन होता है, अधिक उपयोग होता है तब, क्योंकि उससे धुआं सब निकलता है, गैस सब निकलता है, और वो जाके ओजोन लेयर को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। नेक्स्ट पांचवा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी। हम लोग अगर ज्यादा गैस रिलीज करते, ज्यादा संसाधन का उपयोग करेंगे, तो गैस रिलीज होगा, धुआं रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उससे क्या होगा, विश्व का जो टेम्परेचर है, यानी कि विश्व का, पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैश्विक तापन, जो बहुत ज्यादा गर्मी को लाने के लिए जिम्मेदार होता है। और उसी वैश्विक तापन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्या जन्म आ रहा है, इतना सारा देखिए समस्या का क्या हुआ, जन्म हुआ, इतना सारा समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुआ। अब यह समस्या को कैसे समाप्त करें, क्योंकि यह समस्या हमारे सामने तो आता है, लेकिन इससे कैसे बचे, इससे कैसे बाहर निकले। तो इसके लिए हमको जरूरी है, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक तो संसाधन का क्या चाहिए, नियोजन। संसाधन का क्या चाहिए, नियोजन। और संसाधन का क्या चाहिए हमको, संरक्षण। यानी कि सीधा सा बात है, अगर इतना सारा समस्या का जन्म हो रहा है, इतना सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का करेंगे नियोजन, और संसाधन क्या करेंगे, संरक्षण। लेकिन नियोजन और संरक्षण का क्या मतलब होता है, तो आगे हम लोग समझते हैं ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग अभी देखें कि जितना भी समस्या उत्पन्न हो रहा था संसाधन के विदोहन से, तो उस समस्या से कैसे बच सकते हैं। हम लोग बच सकते हैं संसाधन का नियोजन करके और संसाधन का संरक्षण करके। जब हम लोग संसाधन का नियोजन करेंगे, संसाधन का संरक्षण करेंगे, तो उन सभी समस्या को आने से रोक सकते हैं, या अगर वो समस्या आया है तो उसको कम कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है। वो क्या करेंगे जो संसाधन नियोजन कहलाएगा, क्या करेंगे जो संसाधन संरक्षण कहलाएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग साइड में संसाधन नियोजन और संरक्षण के बारे में दिया गया है। तो संसाधन नियोजन और संरक्षण का देखिए सीधा सा अर्थ अगर समझना चाहे तो हम लोग समझ सकते हैं कि संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधन का प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना। अगर हम लोग किसी भी संसाधन का प्लानिंग के साथ योजना बनाकर प्लान पहले से कर ले और प्लान करने के बाद तब उसका इस्तेमाल करे, तो ये संसाधन नियोजन कहलाएगा। और संसाधन संरक्षण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या सीधा सा मतलब होता है, वो होता है संसाधन का बचाव। सीधा सा बात है, अगर प्लानिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संसाधन नियोजन कहलाया। और संसाधन का अगर बचाव करके, यानी कि बचा बचा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा।
तो हम लोग समझते हैं इसका अच्छे से मतलब संसाधन नियोजन और संरक्षण क्या होता है। सदा अर्थ समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि संसाधन का प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना नियोजन कहलाता है और बचा बचा के इस्तेमाल करना संरक्षण कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है संसाधन नियोजन का। तो संसाधन नियोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संसाधन संबंधित योजना, यानी कि अगर संसाधन का इस्तेमाल हम योजना बना बना कर रहे हैं तो उसको संसाधन नियोजन कहेंगे। और जब देखिए संसाधन संरक्षण का क्या मतलब होता है, तो होता है वो शाब्दिक अर्थ इसका होता है संसाधन का बचाव। अगर संसाधन का इस्तेमाल हम बचत पूर्वक करते हैं, बचाव के करते हैं, इसको संसाधन संरक्षण कहेंगे। इसका अगर परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है, शाब्दिक अर्थ तो नहीं पूछेगा। शाब्दिक अर्थ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है अगर हम संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए यहाँ पे नहीं है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समझ गए ना। और संसाधन का अगर बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो चलिए वो चीज हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो संसाधन जो नियोजन है उसका क्या अर्थ होता है, एग्जाम में यही परिभाषा पूछेगा। और जब पूछेगा संसाधन नियोजन का क्या अभिप्राय होता है या संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा और इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, संसाधन का गुण और मात्रा। संसाधन का क्या चीज जानना होता है, गुण, और क्या जानना होता है, मात्रा। संसाधन के गुण और मात्रा का मापन कर। सबसे पहले हम लोग संसाधन, किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करना है तो उसके गुण को जान लेंगे, मात्रा को जान लेंगे और उसको माप लेंगे। और मापने के बाद क्या करेंगे, योजना या प्लान बनाएंगे। योजना और क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। तो गुण और मात्रा का मापन कर, योजना या प्लान बनाकर उसका विकास के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल करना। विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल करना, विकास के क्षेत्र में ऐसे इस्तेमाल कर देंगे या प्लान बना करेंगे। तो प्लान बना के विकास के क्षेत्र में उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्या हो सके, ताकि क्या हो सके, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सके, उद्देश्य या लाभ, उद्देश्य या तो लाभ को क्या कर सके, हम प्राप्त कर सके। तो सीधा सा बात है, संसाधन नियोजन का अर्थ होता है हम लोग सबसे पहले संसाधन का क्या करेंगे, गुण जानेंगे, मात्रा जानेंगे, उसको माप लेंगे कि कितना ज्यादा है, उसका क्या क्या गुण है, ये सब का मापन कर लेंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल कैसे करेंगे, योजना बनाकर, किस क्षेत्र में, तो विकास के क्षेत्र में, वहां पे उसका इस्तेमाल करेंगे जहां से हमारा विकास हो। जिस क्षेत्र में इस्तेमाल करने के बाद हमारा विकास होगा तो उस क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे क्यों करेंगे प्लान बना के इस्तेमाल, ताकि हम लोग अधिक से अधिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करें। और बिना योजना का अगर हम लोग बिना प्लानिंग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम उद्देश्य प्राप्त होगा और कम से कम लाभ प्राप्त होगा। और योजना बना के इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य और ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि संसाधन नियोजन का क्या अर्थ होता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जितना भी देश है इस दुनिया में, जितना भी देश, लगभग 200 के आसपास देश है, उन सभी देश में एक एक ऐसा संस्था होता है जो उस देश के लिए नियोजन या प्लानिंग करने का काम करता है। और उसी प्रकार से हमारे भारत में भी एक ऐसा संस्था है जो नियोजन या तो प्लानिंग करने का काम करता है। हमारे भारत में ऐसा कौन सा संस्था है जिसको नियोजन संस्था कहते हैं या प्लानिंग संस्था कहते हैं। हमारे भारत में वो जो संस्था है वो कौन सा है, योजना आयोग। कौन सा संस्था है, योजना आयोग है, जिसको हम लोग पहले तो योजना आयोग कहते थे, लेकिन अब उसका नाम क्या हो चुका है, चेंज होकर क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। योजना आयोग जब था तो हमारे लिए प्लान बनाता था 5 वर्षों का, जो पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो नीति आयोग आया, जो कि 2015 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ ये काम करना स्टार्ट किया, इसका जो योजना होता है वो 12 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 12 वर्षों का। जो योजना आयोग था उसका 5 वर्ष का योजना होता था, लेकिन जो नीति आयोग है उसका 12 वर्षों का योजना होता है। बस इसलिए उसका नाम चेंज हो गया था। और पहले ये काम करता था योजना आयोग, अब कौन काम करता है, नीति आयोग करता है। क्या चीज के लिए, नियोजन करने के लिए। हमारे भारत में नियोजन कौन करता है, तो योजना आयोग पहले था, लेकिन अब क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। संसाधन संरक्षण का मतलब समझते, शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया। संसाधन का बचाव, यानी कि संसाधन को बचा बचा के इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन संरक्षण बोलते हैं। अब संसाधन संरक्षण का यहाँ परिभाषा लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछता भी है कई बार कि संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है या संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 3-4 लाइन का जो भी यहाँ परिभाषा लिखा गया है वो लिखना पड़ेगा और इसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस रट के जाके एग्जाम में लिख देना है, मीनिंग समझना पड़ता है तब जाके वो याद रहता है। या अगर भूल भी जाते हैं तो बना बना के लिखा जा सकता है। मीनिंग समझते हो क्या होता है, जब हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का, जब हम प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, विवेकपूर्ण और सीमित। जब हम लोग संसाधन का विवेकपूर्ण यानी जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, अगर जितना हमारे लिए आवश्यक है और सीमित मात्रा में अगर इस्तेमाल करेंगे तब संसाधन संरक्षण संभव है। ऐसा नहीं कि उपयोग हम बहुत ज्यादा कर दे और सीमित मात्रा में, तो वो खत्म हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की समस्या जन्म लेगा। और अगर हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यानी कि आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आवश्यकता के अनुसार संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है। तो विवेकपूर्ण यहाँ पे जो भारी भरकम वर्ड है इसका मतलब होता है आवश्यकता अनुसार। तो इसलिए अगर बुक में ये वर्ड देखने को मिले तो समझ जाना है कि जितना आवश्यक हो उतना इस्तेमाल करना
विवेकपूर्ण कहलाता है। तो विवेकपूर्ण यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं सीमित और विवेकपूर्ण, ताकि उसका भावी पीढ़ियों के लिए बचाव हो सके, भावी पीढ़ी के लिए। यानी कि हो सकता है कि हम अभी जिस एज में हैं, तो आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे, हमारे पोते सब, यानी कि बहुत ज्यादा भावी पीढ़ी, यानी कि फ्यूचर में आने वाला जो पीढ़ी होगा, उस पीढ़ी के लिए संसाधन का क्या हो सके, बचाव हो सके, ताकि वो भी संसाधन का इस्तेमाल कर सके। कोयला सीमित मात्रा में, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में है, तो अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल उसका होगा तो वो खत्म हो जाएगा अभी, तो आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके लिए नहीं बचेगा, तो वो लोग ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगा, वो बाइक कहां से चलाएगा, है या ना, वो बिजली कहां से बनाएगा, कोयला नहीं रहेगा तो, अगर पेट्रोल नहीं रहेगा, पेट्रोलियम नहीं रहेगा, तो बाइक, कार, गाड़ी कैसे चलाएगा। तो इसलिए उसके लिए बचे, इसलिए हम लोग उसका विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करेंगे, ताकि वो खत्म भी ना हो, हमारा आवश्यकता भी पूरा हो जाए, और भावी पीढ़ी के लिए उसका क्या हो सके, बचाव भी हो सके। तो भावी पीढ़ी के लिए बचाव हो सके और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। एक तो भावी पीढ़ी के लिए उसका क्या हो जाएगा, बचाव, अगर संरक्षण करते हैं संसाधन का, तो और पर्यावरण में हमारा क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, पर्यावरण किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही हमको किसी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो संसाधन संरक्षण का मतलब समझ में आ गया होगा, विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग, ताकि भावी पीढ़ी के लिए उसका बचाव हो सके और हमारा पर्यावरण क्या रहे, संतुलित रहे, समझा गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन संरक्षण बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड महात्मा गांधी के द्वारा एक कथन बोला गया था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी क्या बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी का इस कथन का मतलब यह है कि हमारे पास जितना भी संसाधन है वो हमारे पेट भरने के लिए नहीं है। क्या चीज करने के लिए है, पेट भरने के लिए। हमारे दुनिया में, पृथ्वी पे जितना भी संसाधन है वो हमारे पेट के भरण पोषण के लिए है, हमारे पेट भरने के लिए है, ना कि पेटी हम भरते रहे। अगर हम पेटी भरने के चक्कर में रह गए तो हमारा क्या होगा, उसका दोहन करेंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि संसाधन जो है वो पेट भरने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि पेटी भरने के लिए। अगर पेटी भरने के लिए संसाधन का इस्तेमाल होने लगे तो उसका विदोहन होगा और विभिन्न प्रकार की समस्या का जन्म होगा। तो यही महात्मा गांधी का कहना था। तो उम्मीद है कि ये जो नियोजन वाला टॉपिक है और जो संरक्षण वाला टॉपिक वो विशेष रूप से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये दोनों टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। संसाधन जो संरक्षण होता है उसका मतलब समझ में आ गया, और वो संरक्षण अब हम कैसे करें, संसाधनों को कैसे बचाएं, तो उसके लिए प्रयास क्या क्या किया जा रहा है भारत के स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चलिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। आगे का स्लाइड। तो चलिए अभी हम लोग जाने क्या, संरक्षण जान लिए। तो संसाधन का जो संरक्षण है, संरक्षण वो कैसे हो सकता है और इसका अर्थ क्या होता है, ये तो हम लोग जान लिए। अब संसाधन के संरक्षण का प्रयास किया गया है, भारत भी इसके लिए प्रयास किया है, ताकि भारत में संसाधन का बचाव हो सके और पर्यावरण का समस्या खत्म हो सके। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इससे संबंधित प्रयास किया गया है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है, भारत में कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटी हुआ, कौन कौन सा ऐसा स्थिति आया था जिससे हम समझ सकते हैं कि वो संसाधन के संरक्षण के लिए है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा क्या क्या हुआ है जो कि संसाधन के संरक्षण से संबंधित हुआ है। तो भारत में देखते हैं क्या क्या ऐसा हुआ है जो संसाधन के संरक्षण को बताता है या संसाधन के संरक्षण से संबंधित हुआ है। और हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि सारा देश मिलजुल के किया है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का माना जाएगा। हम लोग देखते हैं उस पर क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेगा, भारत के स्तर पे। ज्यादा भारत के स्तर पर डिटेल नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत के बारे में तो और कहानी आगे के चैप्टर में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा अच्छे से जानेंगे और बहुत थोड़ा मात्रा में जानेंगे किसके बारे में, भारत के बारे में। तो हम जानते हैं भारत में ऐसा क्या क्या प्रयास हुआ है। तो सबसे पहला देखिए कि संसाधन संरक्षण के प्रयास, यानी संसाधन संरक्षण के प्रयास दो स्तर पे हुआ है, भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय स्थानीय प्रयास, यानी कि भारत के स्तर पे जो स्थानीय प्रयास किया गया, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग स्थान पे जो प्रयास किया गया है ताकि संसाधन का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। उसमें देखिए पहला जो आता है वो आता है नर्मदा बचाओ अभियान। कौन सा आता है, नर्मदा बचाओ अभियान। तो नर्मदा बचाओ अभियान क्या था, नर्मदा बचाओ अभियान का मतलब है कि एक नदी है हमारे भारत में, ठीक है। हमारे भारत में जब हम लोग ये मैप को, अगर ये वाला क्षेत्र का जो मैप होता है ना, अगर ये मैप देखते हैं तो यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है और इसी नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी है। तो इस नर्मदा नदी के ऊपर, इसी नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार जैसे इस प्रस्ताव को पास करते हैं तो उससे होता क्या है, उस नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, उससे क्या हुआ कि आसपास का जो जंगल था, आसपास का जो समाज था, वो सब जलमग्न हो सकता था अगर वो बनता तो, और बना भी बाद में। लेकिन जब ये सब बात वहां के स्थानीय लोग सुने तो उस चीज से बहुत ज्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उसका अपना घर छोड़ के जाना पड़ता।
आसपास जितना भी जंगल था वो जंगल नष्ट हो जाता, जलमग्न हो जाता, पूरा वन बर्बाद हो जाता। तो इस कारण से लोग क्या किया था, एक आंदोलन जारी कर दिए थे, एक आंदोलन या अभियान चला दिए थे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान बोलते हैं। और ये जो अभियान, ये जो नर्मदा बचाओ अभियान, ये आंदोलन चलाया गया था, उनके नेता या प्रणेता के रूप में मेघा पाटेकर नाम की एक महिला थी। और वही महिला, वो महिला जो है पर्यावरण की ज्ञाता मानी जाती है, पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानती थी, और वो ये समझ सकती थी कि अगर ये डैम बनता है, ये बांध बनता है नदी पे, नर्मदा नदी पे, तो कितना ज्यादा वन बर्बाद होगा, कितना जीव जंतु मरेगा, कितना का घर छिना जाएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए ये जो मेघा पाटेकर है, वो बहुत सारे लोगों को लेकर, महिलाओं को लेकर आंदोलन शुरू कर देती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान या नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते थे। ये पहला प्रयास था जो कि वन को बचाने से संबंधित था, और वन भी क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन, अगर वन को बचा रहे हैं यानी संसाधन को बचा रहे हैं, तो वो संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। तो हमारे संसाधन संरक्षण से रिलेटेड एक प्रयास ये है। दूसरा प्रयास है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा 1972 में हमारे भारत में एक आंदोलन चला था। हमारे भारत के एक स्टेट उत्तराखंड है, उस स्टेट में एक आंदोलन चला था 1972 में, और उसी आंदोलन को हम क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो उत्तराखंड स्टेट है, उस उत्तराखंड स्टेट में एक जिला है जिसको टेहरी गढ़वाल जिला बोलते हैं, और उस जिला में क्या हुआ था कि पेड़ काटा जा रहा था ठेकेदार के द्वारा। तो स्थानीय लोग क्या किया, स्थानीय लोग, स्थानीय महिला जो थी, पेड़ को पकड़ के चिपक जाती थी और पेड़ को कटने से बचाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी बचाव हो रहा है, और बचाव किसका हो रहा है, पेड़ पौधा का, यानी कि वन का बचाव हो रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण का प्रयास मानेंगे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हो जाएगा कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, मेघा पाटेकर हो जाएगा। और एक है संदीप पांडे का प्रयास। संदीप पांडे नाम का एक व्यक्ति जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये संदीप पांडे के द्वारा क्या प्रयास किया गया था, इनके द्वारा प्रयास किया गया था जल को बचाने को लेकर। किसको बचाने को लेके, जल को बचाने। जैसे मेघा पाटेकर का प्रयास क्या था, पर्यावरण का संरक्षण करना था, पर्यावरण का संरक्षण ये किए थे। वन का संरक्षण कौन सा आंदोलन में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, चिपको आंदोलन में। उसी प्रकार से जल का संरक्षण करने के लिए संदीप पांडे क्या किए थे कि एक मतलब की थीम चलाए थे, या एक प्रकार का मान लीजिए अभियान चलाए थे, और उस अभियान का नाम था वर्षा जल संचय अभियान। वर्षा जल संचय अभियान, लेकिन जो वर्षा के द्वारा जल हमारे धरती तक पहुंचता है, उस जल को वेस्ट ना होने दे, उसको हम लोग क्या कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें, एक जगह एकत्रीकरण कर ले उसका, और उसका इस्तेमाल कपड़ा धोने में, कृषि कार्य में, या विभिन्न प्रकार के कार्य में कर सकते हैं। चाहे तो उसका रिसाइकल करके पीने में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो वर्षा का जो जल बर्बाद होकर नाला में जा रहा है, समंदर में जा रहा है, तो वो बर्बाद ही हो रहा है ना। तो उसके बर्बादी को रोकने के लिए वर्षा का जल का संग्रहण करने का एक अभियान चलाए थे ये व्यक्ति, जिनका नाम था संदीप पांडे। तो क्वेश्चन पूछेगा, वर्षा जल संचय अभियान कौन स्टार्ट किए थे, वो कौन स्टार्ट किए थे, संदीप पांडे। और वो क्यों स्टार्ट किए थे, कृषिगत सिंचित भूमि का विस्तार करने के लिए। अगर वर्षा के जल को हम लोग बचा लेंगे, उसको जमा कर लेंगे, जो कृषि का जो भूमि है जिसको सिंचाई करने का जरूरत पड़ता है, तो अगर हम किसी कृषि भूमि को सिंचाई कर देते हैं, उसका सिंचाई कर देते हैं, तो उसी को सिंचित भूमि कहते हैं। तो सिंचित भूमि में क्या होगा, विस्तार होगा, क्योंकि हमारे पास पानी है और वो वर्षा के रूप में आया है। तो सिंचित भूमि का विस्तार करने के लिए ये अभियान चलाए थे कौन, संदीप पांडे नामक व्यक्ति, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास। भारत के स्तर का प्रयास जानिए, ये 3 विशेष रूप से याद रखना है, जो बहुत कम है लेकिन इतना याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा क्या क्या प्रयास किया गया है जो कि संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, थर्ड लेक्चर यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से देखिए थर्ड लेक्चर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। और ये थर्ड लेक्चर जो हमारा कंप्लीट हुआ है, उसमें हम लोग क्या पढ़े, उसमें हम पढ़े संसाधन के उपयोग से संबंधित नियोजन और संरक्षण। और संसाधन के उपयोग से संबंधित जो नियोजन और संरक्षण समझे, उससे रिलेटेड टॉपिक हमारा नियोजन और संरक्षण क्या हो गया, कंप्लीट। और उसमें अंतर जाने, और अंतर जानने के बाद उसके बाद हम समझे कि संसाधन का संरक्षण कैसे हो सकता है। और संसाधन का संरक्षण करने के लिए भारत का प्रयास भी था। और भारत का प्रयास में हम लोग पढ़े किस बारे में, मेघा पाटेकर के बारे में पढ़े, नर्मदा बचाओ अभियान, हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़े, और संदीप पांडे के बारे में पढ़े। तो भारतीय प्रयास हम लोग कंप्लीट करनी है। इन संसाधन संरक्षण से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी था। तो उस अंतरराष्ट्रीय प्रयास को हम लोग 4th लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा यूट्यूब पे वीडियो आएगा 4th पार्ट के नाम से। और इसी थंबनेल वहां पे ऊपर में आपको शो होगा, तो देखिएगा 4th लेक्चर में हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। और ये थर्ड जो हमारा पार्ट है, उसमें हम लोग जो टॉपिक कवर किए वो आने वाला है। तो इस प्रकार हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो जितना भी हो सके हमारा सपोर्ट करिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए क्या करें, लेके आ सके। हमको मोटिवेशन मिलता है इससे, जितना आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, जितना हम लोग को इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्रयास करिए कि हम लोग को मोटिवेशन मिले और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ पाए। तो आज का सेशन जो थर्ड लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, और आगे हम लोग 4th लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद
तो जय हिंद।